हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग नहीं चाहते ना संडे में पढ़ना, वैसे द हिंदू भी नहीं चाहता कि संडे में कोई पढ़ाई करे, इसलिए संडे में द हिंदू भी कोई एडिटोरियल पब्लिश नहीं करता है। यानी आज कोई एडिटोरियल नहीं आया, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कुछ ऑनलाइनर टाइप का आप कह लीजिए, फैक्चुअल कह लीजिए, जो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में या वन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में, तो उसको हम देख लेंगे अच्छे से। एनसीडी के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। उसके अलावा जो भी है फिर वो वन लाइनर टाइप का है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज लेक्चर छोटा ही रहेगा। संडे को थोड़ा फंडे बनाते हैं, थोड़ी कम स्टडी करेंगे। उसके बाद आप लोग को अगर कहीं घूमने टहलने जाना है, कुछ और आपने डिसाइड कर रखा, तो आप अपना करते रहिए। देखिए, अगर आज रात में आप सोने जा रहे हैं, तो अगली सुबह उठने से पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी आप सुबह उठे तो आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आज सुबह मुझे करना क्या है, पूरा दिन क्या करना है, मुझे कैसे लेकर के चलना है। यानी रात में जब जैसे बिस्तर पर आप जा रहे हैं, तो पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करिए नेक्स्ट डे का, उसके बाद आप सोइए। इससे होता है कि आपका अगला दिन बच जाता है, फिर आप उसी तरीके को, उसी टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा देते हैं, और यहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ करके आती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे आज कोई ट्यूटोरियल तो आया नहीं है, तो आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, यानी पशुओं के साथ जो क्रूरता होती है, पशुओं के साथ जो बदतमीजियां होती हैं, पशुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, उसको रोकने की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है संशोधन लेकर के आ रही है, वहां पे प्रस्ताव लेके आई है कि इसमें क्या क्या संशोधन करना है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखिए, आपने कई सारे ऐसे मुद्दे देखे होंगे, कई सारे ऐसे न्यूज देखे जहाँ पे कोई यूट्यूबर सिर्फ फेमस होने के लिए क्या करता है कि किसी कुत्ते को छत से फेंक रहा है, किसी को रस्सी से बांध करके लटका रहा है, किसी को और कोई मुद्दा कर रहा है, किसी को पीट रहा है, कुछ भी, मतलब सिर्फ फेमस होने के लिए इस तरीके की नीच हरकतें की जा रही हैं। तो यहाँ पे यार एक अभी यूट्यूबर का था, वो क्या कह रहा है कि मैं इसको छत पर से फेंक के देख रहा था, ये मरेगा कि नहीं। अभी तो तू ही कूद के देख लेना, तू भी तो कुत्ता ही है, कुत्तों से भी ज्यादा गिरा हुआ है। कम से कम वो तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं करते हैं, तो तुम अपने आप को कूद करके देख लो, मरोगे कि बच जाओगे, अपाहिज होगे, क्या होगे क्या नहीं होगे, तो समझ आ जाता है। उसको भी सीखने की क्या जरूरत है, तुमको भी तो लोग कुत्ता ही कहेंगे इसकी हरकत के बाद। तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर के देखते हैं उस प्रस्ताव में क्या क्या बात की जा रही है। देखिए, इस प्रस्ताव के तहत क्या किया गया है, तो भयानक क्रूरता की नई श्रेणी लाई गई है। यानी जो क्रूशियल कंडीशन होती है, एक तो होता है कि मान लीजिए आपने नॉर्मली उसको पीटा या भगाया, उसके लिए मारा आपने, लेकिन एक ये होता है कि हद से गुजर जाना, उस हद तक की अगर बात की जाए, तो वहां पे भयानक क्रूरता के तहत क्या लाया गया, पाशविकता की बात की गई। पाशविकता अब क्या, ये क्या है, ये टर्म का मतलब क्या, देखिए, जब मनुष्य जानवरों के साथ संभोग करे, फिजिकल रिलेशन बनाए, यौन क्रिया करे, तो उसको कहा जाएगा पाशविकता। इसको भी भयानक क्रूरता की कैटेगरी में रखा गया, भयानक क्रूरता की श्रेणी में रखा गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे ऐसा भी होता है क्या, है ऐसा नहीं होता होगा, कोई मनुष्य कैसे, हाँ ये हो चुका है, तभी तो गवर्नमेंट ये प्रपोज लेकर के आई है। यानी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, तभी तो सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। आप सबको पता है कि सरकार तभी कोई प्रस्ताव लेकर के आती है, तभी कोई एक्ट बनता है जब वो घटना हो चुकी होती है। उसके पहले हम लोग इतना सोचते नहीं, कौन जाए मेहनत करने, कौन जाए इतना सोचने की कंडीशन भी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। अब यहाँ पे मुद्दा कहाँ का था, देखिए मुद्दा महाराष्ट्र का था। वहां पे क्या हुआ था, अभी एक छिपकली के साथ, ये थोड़ा पुरानी न्यूज है, कुछ 4-6 महीने या 8 महीने या उससे भी थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे हुआ क्या था, वहां पे एक छिपकली के साथ 2-3 लड़कों ने रेप कर दिया। आप सोच के देखिए, जहाँ पे ये कैटेगरी रखी गई पाशविकता की, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं रखी है, या आपको ये लग रहा हो कि यार ऐसे थोड़ी होता है मनुष्य होकर के पशु के साथ। तो ये चीज हो चुकी है, घटना घट चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये सपने की बात की जा रही है, आदर्श कंडीशन की बात की जा रही है, सोची जा रही है, चीज घट चुकी है, उसके बाद यहाँ पे सरकार लेकर के आई है नियम। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ये घटना आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र की है। यहाँ पे छिपकली के साथ 2-3 लड़कों ने किया था, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, और अपने आंसर राइटिंग में एथिक्स का कहीं मुद्दा आता है तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब इसके तहत क्या किया गया, जो प्रस्तावित संशोधन है, इसमें क्या बताया गया कि न्यूनतम कितना जुर्माना रखा जाए, तो न्यूनतम 50,000 रुपए जुर्माना रखने की बात की गई, और अधिकतम कितना हो जाएगा, तो 75,000। और ये जो 75,000 तक बढ़ाना हो, किसके परामर्श से, किसकी सलाह से बढ़ेगा, तो जो यहाँ पे पशुओं के चिकित्सक होते हैं, पशु के डॉक्टर जो होते हैं, उनसे सलाह लेकर के ये 75,000 तक बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जुर्माने के साथ अधिकतम 5 साल की कैद। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया कि या तो जुर्माना, या तो सजा, और या तो दोनों ही दिया जा सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि कम से कम 3 साल की सजा तो कंपलसरी कर देनी चाहिए, कि अगर कोई पशु के साथ बदतमीजी करता है, या पाशविकता जैसे मुद्दे निकल करके आते हैं, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए उनके साथ बदतमीजियां की जा रही है, तो कम से कम यहाँ पे तो कम से कम 3 साल की सजा कंपलसरी कर देना चाहिए। आप लोग का क्या विचार है। अब ड्राफ्ट में क्या किया गया, तो एक नई धारा जोड़ी गई है, उस धारा का क्या नाम है, तो धारा 3A इसमें जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया है, तो जानवरों को 5 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई इस धारा के तहत, यानी जानवरों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे अनुच्छेद 21 और 21 और यहाँ पे 19 के तहत, 21 और 19 के तहत आपको स्वतंत्रता मिली है कई सारी। उसके अलावा आप बताएंगे कि भारतीय फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान में, उसमें कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे आपको स्वतंत्रता दी गई है। मैं लिखने जा रहा था, सॉरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि मूल अधिकारों के तहत कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्रता आती है।
अब यहाँ पे 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई, तो पहला है प्यास, भूख और कुपोषण से मुक्ति। दूसरा है वातावरण के कारण होने वाली असुविधा से मुक्ति। तीसरा क्या है, दर्द, चोट और बीमारियों से मुक्ति। चौथा है प्रजातियों के लिए सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है, भय और संकट से मुक्ति। यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं इस नियम के तहत या इस प्रस्ताव के तहत कि जानवरों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे आपको स्वतंत्रता होती है। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट दिए गए उसमें स्वतंत्रता में कहां से कहां तक दी गई, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दी गई स्वतंत्रता। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने दे दिया है। आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बता सकते हैं, इसलिए इतना टाइम दिया ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसके बाद यहाँ पे आप आंसर देख लें कहां से कहां तक दी गई है। तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता दी गई है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सामुदायिक जानवरों के मामले में किसी समुदाय में पैदा हुआ कोई भी जानवर जिसका स्वामित्व है, स्थानीय सरकार उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई जानवर है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो होगी लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय सरकार की, ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा की, उसके अलावा नगर पालिका की, इन सबकी जिम्मेदारी होगी। अब ये आर्टिकल किसके बारे में, तो ये जो हम लोग उल्टा सीधा खाते रहते हैं ना उसके बारे में, जंक फूड या इस तरीके के जो भी मुद्दे खाते हैं। देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि इन तरीके की चीजों को हम लोग कंज्यूम क्यों करते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इसको ये सबको पता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इवन यहाँ तक एक एक्सपेरिमेंट ने बताया, एक रिपोर्ट में ये बताया कि अगर चिप्स का पैकेट आप रोज 3 से 4 महीने खाते हैं तो इस बात के 99.9% चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को तुरंत पकड़ा देते हैं पैकेट, या उसके अलावा खुद भी यहाँ पे खाते रहते हैं, खुद भी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि इसका इतना ज्यादा एड्स कर दिया गया, इसका इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि चिप्स जो है अमीर लोग खाते हैं, राजा महाराजा खाते हैं, इस तरीके का इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है। आप सभी को पता है एड इंडस्ट्री इस समय इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि बड़े बड़े स्टार जो है गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो गए, रणवीर सिंह हो गए, उसके अलावा शाहरुख खान हो गए, उसके अलावा अजय देवगन हो गए। इस तरीके के लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर जो हैं, बहुत माने जाने हस्ती हैं, जो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पान मसाला, गुटखा, इस तरीके की चीजों का प्रचार करें, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना ज्यादा पैसा मिलता है, तो क्या करें, करेंगे क्यों नहीं। लोग को तो बस पैसे से मतलब है। और यकीन मानिए इनमें से कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करता होगा, जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं ना वो चीज कभी छूते भी नहीं होंगे, दूर से देखते भी नहीं होंगे और प्रचार करने पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ कि प्रचार कर करके चिप्स हो गया, पिज्जा हो गया, इन सबको इतना ज्यादा फेमस कर दिया गया है कि ये लगता है जो लोग ये चीजें खाते हैं वो अमीर घराने से, मतलब ये माइंडसेट कर दिया गया अमीर घराने से, इस वजह से ये चीजें खा रहे हैं। तो इस तरीके की सोच आप देखिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए। चिप्स का पैकेट आप खाए 3-4 महीने लगातार तो आपको क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने की संभावना है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी समस्या होती है। ये मुद्दा कहाँ से आया, अभी ये मुद्दा बॉर्नवीटा कंपनी जो है तैयारी जीत की, उसी से आया तैयारी जीत की। तो वहाँ पे एक अभी व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली, उन्होंने कहा बॉर्नवीटा तैयारी जीत की नहीं, तैयारी डायबिटीज की। उन्होंने ये बताया कि इसमें कितना ज्यादा एडेड शुगर, इसकी क्या समस्याएं हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब उन्होंने जैसे ये देखा, ये वीडियो डाला, कुछ ही देर में वो वीडियो वायरल हो गया। वहाँ पे 12 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। अब वहाँ पे मुद्दा क्या बना, जब 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, तो बॉर्नवीटा कंपनी ने क्या किया, लीगल एक्शन ले लिया इस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने ये वीडियो डाली थी। अब मजबूरी में इस बेचारे को यहाँ पे सारी वीडियो हटानी पड़ी, जहां जहां इन्होंने अपलोड की थी, जहां जहां वीडियो पहुंच गई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की उसको हटा दे, और खुद भी अपने इंस्टाग्राम आईडी से उन्होंने वीडियो हटा दी। कोई भी नॉर्मल इंसान हो यार, अगर आप बता भी दे रहे हैं और फिर आपको लीगल यहाँ पे टेंडर आ जाए, लीगल नोटिस आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात आप हटा देंगे। आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसना नहीं चाहेंगे। वैसे भी आपकी जिंदगी इतनी नॉर्मल चल रही है, वहां पे आप कितना ज्यादा पैसा और टाइम खर्चा करके कोर्ट में बार बार कौन जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने भी ये हटा दिया है। यहाँ पे देखिए भारत में खाद्य विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या देखा गया, यानी जो भारत में है खाने पीने वाली चीज से जुड़ा जो एड है, उसका एनवायरमेंट जो है उसके बारे में क्या चीजें देखी गई, क्या नोटिस की गई है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि विज्ञापन और दावे जो हो सच्चे हों, स्पष्ट हों, सार्थक हों और भ्रामक ना हो। यानी जो भी आप कहते हैं, जो भी आप दावा करते हैं, वो दावे सच्चे होने चाहिए, नहीं कि बस आप दावा करें। जैसे आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो वहाँ पे टूथपेस्ट का प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, तो डॉक्टर्स का कोट पहना करके किसी को खड़ा कर देते हैं। तो अगर आप खड़ा भी करें तो वहाँ पे सच्चा डॉक्टर लेकर के आई पहले, उसके बाद यहाँ पे उसको खड़ा करें, ऐसे नहीं कि किसी एक्टर को डॉक्टर का कोट पहना करके खड़ा कर दे रहे हैं। वहाँ पे FSSAI यही बात कर रहा है। उसके अलावा दावों को उस घटक या पदार्थ को चिन्हित करने या मात्रा निर्धारित करने के मान्य तरीकों द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, जो दावे के आधार है। यानी अगर आप कोई दावा करें, आप ये कह रहे हैं कि तैयारी जीत की ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे है कंपनी, तो उसको आप सिर्फ बॉर्नवीटा से कनेक्ट नहीं करेंगे। सारी कंपनी के लिए बात की जा रही है, सारे प्रोडक्ट के लिए बात की जा रही है। आप ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई चीज बता रहे हैं, कि आप कोई चीज कह रहे हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो उसका ऐसे नहीं कि आपने बस मुंह उठाया और कह दिया, उसके लिए आपको साइंटिफिकली प्रूफ भी होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि किस लैब ने कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है, किसने इसको प्रमाणित किया है।
ताकि यहाँ पे जरूरत पड़ने पर आप वो शो कर सकें और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सके। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो वैज्ञानिक प्रमाण भी होना चाहिए। भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अनुसार क्या कहा गया, तो खाद्य विज्ञापन एक काफी उल्लंघनकारी क्षेत्र रहा है। अब देखिए ये पॉइंट जो है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में, एथिक्स में या इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। उससे आपके ऊपर जो आपका नंबर बढ़ जाएगा और एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने अपनी बात जो कही उसके लिए आपने ठोस सबूत दिया किसके बारे में, कि यहाँ पे किसने ये बात कही, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने कही है। पिछले महीने हेल्थ ड्रिंक बॉर्नवीटा पर आरोप लगने के बाद हंगामा मच गया, तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक घटनाओं से निपटने के लिए कौन कौन सी पहल की गई है, कौन कौन से उपाय हमारे पास है, कौन कौन से कानून है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें पहला विज्ञापन खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का, उसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 का, FSS अधिनियम 2006 का, उसके अलावा उपभोक्ता कल्याण कोष, उसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 और उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020। यानी यहाँ पे ई कंपनियों को भी जोड़ा गया है। ई कॉमर्स जो होते हैं, ई ट्रेड जो होते हैं, डिजिटली माध्यम से जो होते हैं, उसको भी जोड़ा गया है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आप लोग के बहुत पते की बात हो सकती है, न्यूज आप लोग के बहुत पते की हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो वहाँ पे 28% टैक्स लगेगा सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मुद्दा देखिए क्या है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो हो तो अपने पास से पैसा देंगे नहीं, टैक्स उन्हीं के ऊपर लगा है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर लगा, लेकिन क्या करेंगे, वो टैक्स का भार आप लोग के ऊपर डाल देंगे। कैसे? कभी ये प्रोडक्ट लेकर के, कभी वो प्रोडक्ट लेकर के, कभी ये परचेज करिए तब ये चीज मिलेगी, कभी ये परचेज करिए तब ये लेवल खुलेगा। इस तरीके से कर करके ये टैक्स का पैसा जो आप ही लोग से लेंगे, खुद से भरेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके ऊपर 28% टैक्स लगेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वन लाइनर टाइप में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो ये है इंडिया गेट्स इट्स 36 एंड तमिलनाडु इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। यानी यहाँ पे भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल खुल रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे, तमिलनाडु का ये पहला है, ये स्टेट स्पेसिफिक हो गया। उसके अलावा बात कौन सा है, तो 36वें नंबर का है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले 36वें नंबर का कहाँ पे खोला गया, तो तमिलनाडु में। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलतियां हुई उसके लिए सॉरी। आप सबको सपोर्ट के लिए थैंक यू। और हाँ, संडे है तो इसको अच्छे से एंजॉय करिए और फिर कल से अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। इसके ऐसा नहीं है कि आज का पूरा दिन सिर्फ बेकार कर दें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें नया। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, यानी गैर संचारी रोगों के बारे में। अब गैर संचारी रोग क्या और संचारी रोग क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस आर्टिकल में। गैर संचारी रोगों से तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो संपर्क के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे कि डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। ये सारे ऐसे रोग हैं जिसको है उसको ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनसे बात कर रहे थे और फिर पता चला आपको शाम को इनकी लक्ष्य छुआई से, जिसको बोलते हैं लक्ष्य छुआई, संपर्क माध्यम से, कॉन्टेक्ट माध्यम से, इनको भी आपको भी हो गया इनकी वजह से। ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक होता है संचारी रोग। अब ये कौन से रोग होते हैं? संचारी रोग ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे माध्यम में आसानी से फैल जाते हैं। यानी अगर जैसे किसी को एड्स हो, इसके अलावा मलेरिया हो, ये सारी बीमारियां जो हैं वो संपर्क माध्यम से फैल जाती हैं, तो इनको संचारी रोग कहा जाता है। ये आर्टिकल एनसीडीज के बारे में है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोग के बारे में, तो इसके बारे में जान लेना जरूरत है। अब आइए देखते हैं इसमें आगे। मधुमेह तथा गैर संचारी रोगों के नए राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार पिछले 4 सालों में 31 मिलियन लोग मधुमेह के शिकार हुए। कितने? 31 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में भारत के कितने सारे लोग मधुमेह के शिकार हो गए हैं, कितनी बड़ी संख्या। ये एक स्टडी हुई थी, इसको एक जर्नल में प्रकाशित किया गया था, वही से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है 2021 में 101 मिलियन लोग मधुमेह के शिकार हुए थे। उसके अलावा 136 मिलियन लोग पूर्व मधुमेह की अवस्था में पहुंच गए। पूर्व मधुमेह की अवस्था क्या है? यानी नेक्स्ट स्टेप पे ये मधुमेह के मरीज हो जाएंगे। यानी इस हालत में ये पहुंच गए कि अगर अब इनका ध्यान नहीं रखा गया, ये नियंत्रित नहीं करते खुद को, सही तरीके से लेकर के नहीं चलते हैं, तो अगला स्टेप इनका ये होगा कि ये भी मधुमेह के शिकार हो जाएंगे। कितने लोग इसके लिए सुवेद हैं? तो 136 मिलियन लोग। उसके अलावा 315 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या थी। उच्च रक्तचाप क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। तो 315 मिलियन लोगों को ये समस्या है। 254 मिलियन लोगों को सामान्य मोटापा था और 351 मिलियन लोगों को पेट का मोटापा था। सामान्य मोटापे से क्या मतलब है? देखिए, एक तो होता है कि आपका एज और हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज्यादा है, तो इसको सामान्य मोटापा कहा जाता है। एक होता है कि आप देखेंगे अपने आसपास, अगर आपके घर में तो आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका पेट निकल जाता होगा, पेट बहुत ज्यादा निकला होगा, शर्ट के बटन सही से बंद नहीं होती होगी, इस तरीके से जो भी है, तो उसको पेट का मोटापा कहा जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी कहा जाता है। और सामान्य मोटापा तो मैंने बताया ही, सामान्य मोटापा है कि जितना आपका एज और हाइट के हिसाब से वेट होने से उससे कहीं अधिक वेट है तो सामान्य मोटापा हो जाता है। पूरे शरीर पे जब मोटापा रहे तो सामान्य मोटापा, जब सिर्फ पेट बाहर निकल जाता है शरीर की तुलना में तो हो जाता है एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा। उसके अलावा 213 मिलियन लोगों को हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया। अब ये क्या है?
ये जो धमनियां होती हैं उसमें जाकर के वसा जम जाती है। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी को हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 कोलंबिया राष्ट्रव्यापी अध्ययन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कौन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ये कहाँ पे आता है, ये आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इनके द्वारा वित्त पोषित किया गया था इस स्टडी को, यानी ये दोनों फंड दे रहे थे मिलकर के, ताकि ये सारी स्टडीज की जा सके, इनके बारे में डेटा इकट्ठा किया जा सके। और इसमें इनकी सहायता कौन कर रहा था, तो इसमें मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा इनकी सहायता की गई थी। ये अध्ययन किसमें प्रकाशित हुआ था, तो लैंसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रोनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई थी स्टडी। ये जो हुई थी सारी रिसर्च, ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो लैंसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रोनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इसका अध्ययन का महत्व क्या है, ये अध्ययन क्यों किया गया था, इसका फायदा क्या, अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे तो उसका फायदा क्या है, वही यहाँ पे बताया रहे। ये अध्ययन 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कुल कितनी जगह पे, 31 राज्य प्लस यूटीज मिला करके, यूटीज प्लस स्टेट मिला करके कितने 31 जगहों पे आयोजित किया गया था, जिसमें 1,13,043 लोगों ने भाग लिया था। इस अध्ययन में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहला कौन सा था इसमें, तो मधुमेह तथा अन्य गैर संचारी रोग, यह था उच्च रक्तचाप, मोटापा, डिस्लिपिडीमिया आदि पिछले अनुमानों से अधिक अब सामान्य हो गए। यानी ये कहा जा रहा है कि जो पिछला अनुमान था, इसके पहले जो रिसर्च हुआ था, इसके पहले जो इसके बारे में स्टडी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा अधिक अब ये सामान्य हो गया। यानी उच्च रक्तचाप हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सारी चीजें जो है अब बहुत नॉर्मल हो गई हैं, ये कहा जा रहा है इस स्टडी में। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्तमान में गैर संचारी रोगों की दर शहरों में अधिक है। कहाँ पे अधिक है, तो शहरों में अधिक है। उसके अलावा अपवाद क्या है इसका, मधुमेह पूर्वावस्था, यानी मधुमेह पूर्वावस्था जो मैंने अभी इसका पहले वर्णन किया है, ये कहाँ पे अधिक है, तो ये ग्रामीण जगहों पे अधिक है, ग्रामीण इलाकों में ये अधिक है कि मधुमेह के प्रति लोग ज्यादा सुवेद हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों में देखेंगे तो कहाँ पे अधिक है, शहरों में अधिक है। लेकिन ग्रामीण भारत अगले 5 वर्षों में मधुमेह विस्फोट झेल सकता है यदि इससे अभी नियंत्रित न किया गया तो, ये स्टडी बता रही है। अब देखिए, आप लोग को पता है कि गाँव के लोग जो होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर जाकर अपना काम निपटाते हैं, खेत में काम करते हैं, अन्य तरीकों से काम करते हैं, तो अपना फिजिकल वर्क कर लेते हैं। जबकि शहरों में लोग लेजी होते जा रहे हैं। आप देखेंगे 10-10 बजे लोग सो करके उठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शहर के लोग सारे लोग ऐसे होते हैं, गांव के सारे लोग ऐसे होते हैं, ये यहाँ पे एक सामान्य बात की जा रही है कि गांव के लोग ज्यादातर अपना वर्क खुद से करते हैं। शहरों में क्या कि जितनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा इंसान लेजी होता जा रहा है। एसी हो गया, यहाँ पे कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, ये सारी चीजें, जबकि गांव में ये सब कुछ नहीं रहता है, फिर भी लोग सुखी से रहते हैं। वहां पे अपना सारा काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, जल्दी सुबह उठते हैं, उसका जाके अपना काम करते हैं। ये लोग जो गाँव में होंगे वो फील किए होंगे इस चीज को। वहाँ पे प्राकृतिक चीजें अधिक होती है, जैसे वहां पे हवा जो मिलती है वो तुलनात्मक रूप से शुद्ध मिलती है शहरों की तुलना में। ये सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर हैं जो काउंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एनसीडीज जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी गैर संचारी रोग, इस सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाया जा रहा है, इनका प्रसार सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो ये गोवा, पुडुचेरी तथा केरल में। नेक्स्ट पॉइंट, हम मधुमेह पूर्वावस्था सबसे अधिक कहाँ पाया जा रहा है, तो सिक्किम में पाई जा रही है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहाँ सबसे अधिक है, तो पंजाब में है। उसके अलावा सामान्य तथा पेट का मोटापा सर्वाधिक कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। उसके अलावा केरल में सर्वाधिक हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया पाया जाता है। ये क्या था, मैंने अभी बताया था कि धमनियों में उसका कदम जाना ही हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया कहलाता है। तो ये सबसे अधिक कहाँ पाया जा रहा है, केरल में पाया जा रहा है। न्यूनतम प्रसार कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी गैर संचारी रोग सबसे कम कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये हुआ उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मेघालय तथा झारखंड में। उसके अलावा हालांकि मधुमेह महामारी विकसित राज्यों में स्थिरता की ओर बढ़ रही है। यानी यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि जो विकसित राज्य है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट हो गए, महाराष्ट्र वगैरह जैसे राज्य हो गए, ये सारे क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो है एनसीडीज या मधुमेह की जो समस्या है ये स्थिरता की ओर बढ़ रही है, यानी इसमें कमी आ रही है, या जहां पे है वहीं पे स्थिर हो रही है। लेकिन अन्य राज्यों में इसमें वृद्धि हो रही है, यानी उसके अलावा जो राज्य हैं जो अल्प विकसित हैं, विकासशील राज्य बने हुए हमारे देश में, उनके यहाँ पे ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे राज्य विशेष नीति लेकर के चलनी होगी। जाहिर सी बात है, देखिए अभी हर राज्य में अलग अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे मोटापा बढ़ रहा है, कहीं पे मधुमेह बढ़ रहा है, कहीं पे मधुमेह किसी वजह से बढ़ रहा है, कहीं पे मोटापा किसी और वजह से बढ़ रहा है। इस तरीके से अलग अलग बीमारियां, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग स्टेट स्पेसिफाइड नीति लेकर के चलनी ही पड़ेगी। बल्कि स्टेट की इसको जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और नगर पंचायत स्तर पर लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अंततः काम तो वही आएंगे, सिर्फ स्टेट ही क्यों, इसको स्थानीय स्तर पर लेकर के चलना चाहिए अलग अलग तरीके। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्ययन भारत पर कैसे प्रभाव डालेगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, पिछले 4 वर्षों में भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सामान्य तथा पेट के मोटापे में वृद्धि हुई है। यह अध्ययन हमें पूर्व चेतावनी देता है कि यदि इसे अभी नियंत्रित नहीं किया गया तो जनसंख्या और गैर संचारी रोगों में तथा जीवन परिवर्तन करने वाली चिकित्सा स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा। यानी ये स्टडी क्या बता रही है कि अगर अभी भी हम लोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अभी भी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के नहीं चलते हैं, तो आने वाला समय जो होगा हम मेडिकल में ही फंसे रह जाएंगे, हम दवा कराने में ही फंसे रह जाएंगे। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हर घर में कोई ना कोई 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे जिनकी दवा ही चल रही होगी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, ये स्टडी यही बता रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत 2 समस्याएं एक साथ झेल रहा है। कौन कौन सी, एक तरफ मोटापे की समस्या तथा दूसरी तरफ कुपोषण की समस्या।
यानी वही एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सूखा है। या यहाँ पे कहा है कि एक तरफ मोटापे की समस्या भी झेल रहा है भारत, और दूसरी तरफ कुपोषण की समस्या भी झेल रहा है। भारत में खाद्यान्न का विशेष मौजूद है, यानी यहाँ पे खाने की कमी नहीं है, जो अनाज है उसकी कमी नहीं है, परंतु फास्ट फूड, नींद तथा व्यायाम की कमी व तनाव ने गैर संचारी रोगों के लिए राह आसान कर दी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, हम लोग उसकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक तरीके से सो नहीं रहे हैं, टेंशन ज्यादा ले रहे हैं। मोबाइल है ना, सोशल मीडिया, वो रात रात भर सोने नहीं दे रहा है, 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं ऐसे ही उल्लू की तरह। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से एनसीडीज का फैलना और इजी हो गया है। आगे की राह क्या हो, तो स्वस्थ जीवन शैली, जिससे अच्छा तथा स्वस्थ आहार व व्यायाम शामिल हो। यानी यहाँ पे क्या कहा कि स्वस्थ जीवन शैली को लेकर के चला जाए, जिसमें अच्छा आहार शामिल हो, उसके अलावा व्यायाम शामिल हो, व्यायाम किया जाए रोज, थोड़ा देर इसी पर व्यायाम करना चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अस्वस्थ आहार, शारीरिक व्यायाम की कमी तथा तंबाकू शराब का प्रयोग और गैर संचारी रोगों के प्रमुख कारण है। कौन कौन से इसके प्रमुख कारण है, तो हो गया अस्वस्थ आहार करना, शारीरिक व्यायाम की कमी तथा तंबाकू और शराब का प्रयोग। यानी इन सारी चीजों को सही कर ले तो इसमें सुधार हो जाएगा। स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन आदि पर अधिक ध्यान देना होगा। नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। पूर्व परीक्षण तथा सही इलाज पर ध्यान देना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी को बीमारी देखी, कहते हैं ना फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए 1 साल में एक बार, या जब भी आपके पास पैसा तो एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे परीक्षण किया जाए पहले ही, ये नहीं कि जब बीमारी हो गई है, लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, तब वहां पे हम लोग इसके बारे में जाने। पहले से परीक्षण करें, उसका ध्यान दें, उसको अच्छी तरीके से लेकर के चले, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं। ये नहीं कि कोई किसी झोले छाप के चक्कर में पड़ेगा और वो आपको पैसे चूसे जा रहा है और इलाज भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। वही सब